नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस के प्रीमियम मेंबरशिप कंटेंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ईसीजीसीपीओ इंटरव्यू के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर। ये है पार्ट 2। दोस्तों, इसमें हम ये 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस पर होते हैं या वही क्वेश्चन होते हैं जो पिछले कई बार लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 ईसीजीसीपीओ का नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले उसको ज़रूर से देखें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस के टर्म पढ़ना चाहते हैं तो एलआईसी एएओ इंटरव्यू की सीरीज चल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको कंसेप्ट आता है पर आप पैनल को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो ये शॉर्ट वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने इंश्योरेंस टर्म पैनल स्टाइल में बताए हैं कैसे आप पैनल को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वाई डू यू वांट टू जॉइन ईसीजीसी, वाई लीव योर करंट जॉब। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ईसीजीसी इंडिया की लीडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी है। ये 1957 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होली ओन्ड कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करती है। सर, ईसीजीसी का मेन रोल है इंडियन एक्सपोर्टर और बैंक को प्रोटेक्ट करना ओवरसीज बायर के नॉन पेमेंट के रिस्क से। सर, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ईसीजीसी ने 8.55 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट सपोर्ट किया और इस फील्ड में लगभग 85% मार्केट शेयर होल्ड करता है। इसके अलावा सर, गवर्नमेंट ने भी 4400 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है और 25,060 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अप्रूव किया है। इससे क्लियरली दिखता है ईसीजीसी रैपिडली ग्रो कर रहा है। सर, मैं इस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना चाहता हूँ। मैं इंडिया के एक्सपोर्ट प्रमोशन में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, खासकर स्मॉल एक्सपोर्टर और एमएसएमईज़ के लिए। एंड सर, रिगार्डिंग माय करंट जॉब, मैं डिससैटिस्फैक्शन की वजह से नहीं छोड़ रहा जॉब। सर, मैं एक पावरफुल और स्पेशलाइज्ड करियर की तरफ मूव कर रहा हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड और रिस्क मैनेजमेंट के फील्ड में, और ये एक्सपोजर और स्पेशलाइजेशन मुझे ईसीजीसी में मिल सकता है। इसलिए सर, ये डिसीजन करियर ग्रोथ के लिए है और लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एक्सपोर्ट एंड व्हाट इज़ एन डीम्ड एक्सपोर्ट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया से गुड्स को किसी दूसरी कंट्री में भेजना और उसके बदले फॉरेन करेंसी में पेमेंट रिसीव करना। सर, लीगल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेक्शन 2E ऑफ द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के हिसाब से एक्सपोर्ट का मतलब होता है गुड्स को इंडिया से बाहर ले जाना, चाहे लैंड से, सी से या एयर से। सर, यही मेन एक्टिविटी होती है जिसे ईसीजीसी सपोर्ट करता है। ईसीजीसी एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर ओवरसीज़ बायर पेमेंट ना करे तो उस रिस्क के अगेंस्ट कवर देता है। एंड अगर सर डीम्ड एक्सपोर्ट की बात करें, इसमें गुड्स इंडिया के अंदर ही बेचे जाते हैं, वो कंट्री के बाहर नहीं जाते, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें एक्सपोर्ट जैसा ट्रीट करती है। सर, पैराग्राफ 7.01 ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अकॉर्डिंग अगर इंडिया में बने हुए गुड्स सप्लाई किए जाते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को या वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट को इंडिया के अंदर, तो उसे डीम्ड एक्सपोर्ट कहा जाता है। इसमें सप्लायर को एक्सपोर्ट जैसे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक और एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट। इसलिए सर, एक्सपोर्ट में गुड्स फिजिकल इंडिया से बाहर जाते हैं, लेकिन डीम्ड एक्सपोर्ट में गुड्स इंडिया के अंदर ही रहते हैं, फिर भी गवर्नमेंट उन्हें एक्सपोर्ट जैसा बेनिफिट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री डज द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट गो। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडिया के एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल निर्यात पोर्टल और पीआईबी डेटा के अकॉर्डिंग यूएसए लगभग 20% इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का शेयर रखता है। इसके बाद यूएई आता है जिसका शेयर अराउंड 8% है। इसके बाद नीदरलैंड 5%, यूके अराउंड 3% और चाइना भी अप्रॉक्सीमेटली 3% के आसपास है। सर, अगर हम रिसेंट डेटा की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया के मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट सिर्फ यूएस को ही अराउंड $76 बिलियन के थे। सर, यूएस को हम जो मेजर आइटम एक्सपोर्ट करते हैं वो हैं इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंक्लूड होते हैं। सर, ईसीजीसी के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब किसी एक कंट्री में इतना हाई कंसंट्रेशन होता है अराउंड 20%, तो उस कंट्री का रिस्क असेसमेंट और भी क्रिटिकल हो जाता है। अगर वहाँ बायर डिफ़ॉल्ट हो या ट्रेड डिसरप्शन हो
तो बहुत सारे इंडियन एक्सपोर्टर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, खासकर एमएसएमई। इसलिए सर यूएस के लिए ईसीजीसी का कंट्री रिस्क असेसमेंट और उसके क्रेडिट इंश्योरेंस कवर इंडियन एक्सपोर्टर को प्रोटेक्ट करने में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इंडिया इंपोर्ट द मोस्ट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है क्रूड पेट्रोलियम। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% से ज़्यादा हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। इसका मतलब है सर कि हम एनर्जी के मामले में काफ़ी हद तक इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। सर पेट्रोलियम अलोन लगभग हमारे टोटल मर्चेंटाइज इंपोर्ट का 1/5 अकाउंट करता है और सर ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट शेयर है। सर क्रूड ऑयल के बाद जो मेजर इंपोर्ट होते हैं उनमें गोल्ड और प्रीसियस मेटल आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और स्मार्टफोन, मशीनरी और कैपिटल गुड्स और केमिकल जैसे फर्टिलाइजर। सर अगर हम रीसेंट डेटा की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया का टोटल मर्चेंटाइज इंपोर्ट अराउंड $720.24 बिलियन था और इसी वजह से हमने $282.83 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ा। सर यही हैवी इंपोर्ट डिपेंडेंस एक मेजर कंसर्न है एंड सर इसी कंटेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन जैसे ईसीजीसी की इम्पोर्टेंस समझ आती है। ईसीजीसी एक्सपोर्टर को क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके। जब एक्सपोर्ट स्ट्रांग होते हैं तो ट्रेड डेफिसिट नैरो होता है और ओवरऑल इकोनॉमी स्ट्रांगर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अफेक्ट एक्सपोर्ट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं कि एक्सपोर्टर कितना अर्न करेगा और इंडियन गुड्स ग्लोबल मार्केट में कितने कॉम्पिटिटिव रहेंगे। सर जब रुपी डेप्रिशिएट होता है जैसे 2025 में लगभग 5% से ज़्यादा गिरा था तो इंडियन प्रोडक्ट फॉरेन बायर्स के लिए सस्ते हो जाते हैं। इससे डिमांड बढ़ती है और एक्सपोर्टर को सेम डॉलर अर्निंग पर ज़्यादा रुपीस मिलते हैं। सर ये स्पेशली प्राइस सेंसिटिव सेक्टर के लिए हेल्पफुल होता है जैसे टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट और खासकर एमएसएमई के लिए। लेकिन सर जब रुपी एप्रिशिएट होता है तो हमारे एक्सपोर्ट बाहर के मार्केट में महंगे हो जाते हैं। इससे डिमांड कम हो सकती है और प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर आता है। सर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर करेंसी में शार्प और अनप्रिडिक्टेबल स्विंग हो तो प्राइसिंग और कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग में अनसर्टेनिटी आती है। और सर जब बहुत सारे इंडियन एक्सपोर्टर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं तो इनपुट कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इससे जो बेनिफिट डेप्रिसिएशन मिलता है वो थोड़ा ऑफसेट हो जाता है। इसी वजह से इंस्टीट्यूशन जैसे ईसीजीसी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये नॉन पेमेंट रिस्क कवर करते हैं और एक्सपोर्टर को कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो वॉलेटाइल करेंसी इन्वायरमेंट में भी सेफली ट्रेड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एक्सपोर्टर्स गेट अ लाइसेंस इन इंडिया, हु इशू इट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर इंडिया में अगर कोई पर्सन या फर्म एक्सपोर्ट शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड लेना होता है जिसे शॉर्ट में आईईसी कहते हैं। सर ये आईईसी इशू करता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। सर आईईसी एक 10 डिजिट का यूनिक नंबर होता है और ये फर्म के पैन के साथ लिंक्ड होता है एंड सर ये पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन होता है डीजीएफटी पोर्टल पर। वहाँ फॉर्म ANF-2A सबमिट किया जाता है और बेसिक डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं जैसे पैन, बैंक डिटेल और एड्रेस प्रूफ। सर इसके लिए सिर्फ 500 रुपीज़ की फ़ीस लगती है और सबसे इम्पोर्टेंट सर आईईसी की लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, लेकिन सर इसको हर साल 30 जून तक अपडेट करना मैंडेटरी होता है। सर आईईसी लेने के बाद एक्सपोर्टर को एक और रजिस्ट्रेशन लेना होता है जिसे रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट यानी आरसीएमसी कहते हैं। ये रेलेवेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से लिया जाता है और ये 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। सर आरसीएमसी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बिना इसके गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट बेनिफिट अवेल नहीं किए जा सकते। और सर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आईईसी लेना ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कवर लेने के लिए भी प्री रिक्विजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ईसीजीसी's ग्रॉस प्रीमियम कलेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 25? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर ईसीजीसी लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अपना हाईएस्ट एवर ग्रॉस प्रीमियम कलेक्शन अचीव किया। ये अमाउंट था 1366 करोड़ रुपीस और ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 7.54% का ग्रोथ था। सर ये अनाउंसमेंट ईसीजीसी के 67th एनुअल जनरल मीटिंग में किया गया था जो 9 सितंबर 2020 थी। सर ये रिकॉर्ड प्रीमियम कलेक्शन ये शो करता है कि ज़्यादा इंडियन एक्सपोर्टर और बैंक्स ईसीजीसी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट कर रहे हैं ताकि वो ओवरसीज ट्रेड में पेमेंट रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें।
एंड सर सिर्फ प्रीमियम ही नहीं, ईसीजीसी के सपोर्ट से जो एक्सपोर्ट हुए वो भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। ये फिगर था 8.55 लाख करोड़ और इसमें 17% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा सर कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2076 करोड़ अर्न किया और गवर्नमेंट को 433 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया। सर ये स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करता है कि ईसीजीसी का रोल इंडिया के एक्सपोर्ट प्रमोशन फ्रेमवर्क में लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है और साथ ही कंपनी की अंडरराइटिंग डिसिप्लिन भी काफ़ी सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो एंड व्हाई डज इट मैटर फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर सॉल्वेंसी रेशियो एक सिंपल मेजर होता है जो ये बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास फ्यूचर में आने वाले सारे क्लेम्स को पे करने के लिए काफ़ी पैसा है या नहीं। इसको कैलकुलेट करने का बेसिक फार्मूला होता है, कंपनी के अवेलेबल असेट को डिवाइड करते हैं उसकी रिक्वायर्ड लायबिलिटी से। सर कंपनी के पास जितना पैसा और इन्वेस्टमेंट है, क्या वो उसके फ्यूचर कमिटमेंट से ज़्यादा है या नहीं, ये सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। सर इंडिया में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर इंश्योरेंस कंपनी को मिनिमम 1.5 का सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करने का मैंडेट देता है। सर ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंश्योरेंस एक फ्यूचर प्रॉमिस होता है। आज प्रीमियम लिया जाता है लेकिन क्लेम कल पे करना होता है। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं होंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान पॉलिसी होल्डर को होगा। सर स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंसी रेशियो का एक और फ़ायदा होता है, कंपनी कॉन्फिडेंटली ज़्यादा बिजनेस ले सकती है, मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसके अलावा सर बैंक्स, कस्टमर्स और रेटिंग एजेंसी का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है। एंड सर ईसीजीसी का फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 57.13 का सॉल्वेंसी रेशियो था। एंड सर ये ऑलमोस्ट 38 टाइम्स है आईआरडीआई की मिनिमम रिक्वायरमेंट से। एंड सर ये सॉल्वेंसी रेशियो शो करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रीमली स्ट्रांग है और वो एक्सपोर्टर्स को कॉन्फिडेंटली सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट ईसीजीसीज प्रपोज्ड आईपीओ। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर 29 ऑफ सितंबर 2021 को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने ईसीजीसी लिमिटेड को आईपीओ के थ्रू लिस्ट करने की अप्रूवल दी थी। सर इसके साथ ही एक कैपिटल इन्फ्यूजन भी अप्रूव हुआ था 4400 करोड़ का, जो 5 ईयर के पीरियड में दिए जाना था, फाइनेंशियल ईयर 21-22 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक। अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आईपीओ का पर्पस है ईसीजीसी की ट्रू वैल्यू को अनलॉक करना, फ्रेश कैपिटल रेज करना और कंपनी की अंडरराइटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना। सर अंडरराइटिंग कैपेसिटी को लगभग 88,000 करोड़ तक बढ़ाने का टारगेट है और इससे अप्रॉक्स 5.28 लाख करोड़ का एडिशनल एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिल सकता है। और सर लिस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये भी होगा कि ट्रांसपेरेंसी और कॉरपोरेट गवर्नेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि लिस्टेड कंपनी होने पर डिस्क्लोजर नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर सर हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो ईसीजीसी का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2077 करोड़ था। इसके अलावा सर ईसीजीसी की नेटवर्थ है 13,484 करोड़ और सॉल्वेंसी रेशियो है 57.13, जो आईआरडीआई की मिनिमम रिक्वायरमेंट से 38 टाइम्स ज़्यादा है। सर लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर 26-27 के दौरान एक्सपेक्टेड है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इज प्रोटेक्शनिज्म गुड और बैड। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है कोई कंट्री इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करती है, टैरिफ लगाकर, कोटाज लगाकर या दूसरे ट्रेड बैरियर यूज़ करके, ताकि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया जा सके। सर प्रोटेक्शनिज्म ना ही अच्छा है ना ही बुरा है, ये डिपेंड करता है कि यूज़ कैसे किया जा रहा है। सर शॉर्ट टर्म में अगर टारगेटेड प्रोटेक्शन दिया जाए तो ये यंग इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करता है। जैसे इंडिया का पीएलआई स्कीम, इसमें गवर्नमेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करती है लेकिन क्लियर टाइमलाइन के साथ। ये परमानेंट प्रोटेक्शन नहीं होता। सर प्रोटेक्शन कभी-कभी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी वैलिड होता है और जब अनफेयर डंपिंग होती है तब भी जस्टिफाइड होता है। लेकिन सर अगर लॉन्ग टर्म और ब्लैंकेट प्रोटेक्शनिज्म हो जाए तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इंडस्ट्रीज कंफर्टेबल हो जाती हैं, इनोवेशन कम हो जाता है, कंज्यूमर के लिए प्राइस बढ़ जाते हैं और दूसरे कंट्रीज रिटेलिएशन भी कर सकते हैं। सर ईसीजीसी के पर्सपेक्टिव से देखें, जब फॉरेन कंट्री सडन इंपोर्ट बैन लगा देती है या टैरिफ इंक्रीज कर देती है तो इंडियन एक्सपोर्टर को पेमेंट रिस्क पेश इशू करना पड़ता है। ऐसे पॉलिटिकल रिस्क को ईसीजीसी कवर कहते हैं। और रिसेंटली सर ईसीजीसी ने 24 कंट्रीज़ की कंट्री रेटिंग अपग्रेड की है ताकि इंडियन एक्सपोर्टर नए मार्केट में डाइवर्सिफाई कर सकें, स्पेशली जब ग्लोबल लेवल पर टैरिफ डिसरप्शन चल रहा है। इसलिए सर प्रोटेक्शनिज्म का आंसर बैलेंस्ड होना चाहिए। कंट्रोल और स्ट्रेटजिक हो तो यूज़फुल है, लेकिन एक्सेसिव हो तो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है।
चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं या आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो, तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ दोस्तों, जो इंश्योरेंस की वीडियो और शॉर्ट की प्लेलिस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उन्हें आप ज़रूर से सेव कर लीजिएगा और आप इन वीडियो को 2-3 बार रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।